everyone. Today we have an extremely distinguished personality on the Construct Maharashtra webinar. Mayank Gandhi is a doer and a man of action. He has been a project developer and has worked in the corporate sphere for several years. Mayank is essentially a master planner. He is part of the world's largest body of architects and planners, the Council of Tall Building and Urban Habitat, CTBUH. He is also a consultant to 23 countries. As a policymaker, he has helped develop and finalize several laws on rural and urban governance. Over the last 4 years, Mayank has been working to achieve what has been thought to be impossible, making agriculture a profitable enterprise. And in doing so, he has helped raise farmers' incomes. In fact, he has exceeded all expectations by actually multiplying farmers' income by 20 times in Parli, in Beed district, 450 kilometers from Mumbai. At Construct Maharashtra, we are working to initiate several large projects that will potentially create millions of new jobs and help revive Maharashtra's economy that has been badly hit by the COVID-19 pandemic. Measured against this yardstick of new job creation, Mayank is a star, and his work will create far more new jobs and prosperity in rural areas than anything we can do in Maharashtra's cities. Welcome, Mayank. Ashish, is it okay if I speak in Hindi or a mixture of both? You can I'm more speak comfortable in Hindi than I am in. Sorry? You can speak in both languages, whatever you feel you can do. No, I just hope the listeners don't get upset because I would prefer to speak in Hindi. Namaste. Namaste. तो आपने मुझे ये पूछा कि जर्नी मेरी कैसी रही, तो बड़ी इंटरेस्टिंग रही. तो मैं कुछ साल पहले मैं एक अर्बन प्लानर था. आपने जैसे डिस्क्राइब किया वैसे विश्व की बहुत सारी देशों के अंदर मैं प्लानिंग का कंसल्टेंसी एडवाइस करता था. लेकिन वहाँ की जो लाइफ की क्वालिटी देख के मुझे ये लगा कि हमारे देशवासियों के लिए ऐसी लाइफ कैसे हो सकती है. मैं ये सोचता था कि इंडिया को कैसे बदला जाए, और सोचता तो नहीं था, मेरे पास ऑब्सेशन था, पागलपना है कि बस यही करना है, देश को बदलना है. और फिर यहाँ पे मैंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और सबके साथ शुरू की. उसको मैं लीड कर रहा था. उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी बनी आम आदमी पार्टी. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगने लगा कि जो राजकारण के अंदर जो करना पड़ता है वो मेरे से नहीं हो सकता है. आई एम नॉट फिट टू बी अ पॉलिटिशियन. तो मैंने पॉलिटिक्स कंप्लीटली छोड़ दी 2015 में. लेकिन वो कीड़ा तो था कि देश को कैसे बदलना है. तो गांधी जी कहते थे कि द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस. और मैंने कभी जिंदगी में गांव नहीं देखा था. और महाराष्ट्र में मैं रहा था, मुंबई में, लेकिन मुझे मराठी नहीं आती थी. तो मैंने सोचा कि अगर देश बदलना है तो क्या किया जाए. तो सबसे पहले तो एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जो पूरे देश में उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेके जा सकते हैं. और मॉडल तो फिर अगर बनाना है तो कहाँ पे बनाना चाहिए. तो मैंने ये सोचा कि जो ऐसी सबसे ज्यादा भयंकर जहाँ स्थिति हो वहां पे अगर मॉडल सक्सेसफुल हो जाए तो बाकी के देश में हो सकता है. तो मैंने सोचा सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कहाँ होती है, तो मराठवाड़ा में होती है. मराठवाड़ा के अंदर कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो वर्स्ट है, तो बीड को बिहार ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं. और वहां पे एक तालुका था परली जहाँ पे सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या हुई थी. 8 साल में 5 साल सूखा पड़ा था और लोग इसलिए जी रहे थे क्योंकि मरे नहीं थे. इतना डिप्रेशन था. 3,500 रुपया उनकी महीने की इनकम थी फैमिली की. तो एक ऐसी सिचुएशन थी कि, और मैंने कभी ऐसा गांव देखा नहीं था. और गांव में जब जाके मैंने ये सब देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि इस एरिया को अगर मैं बदल सकूं और वो भी एक जबरदस्त बदलाव अगर ला सकूं तो फिर इस मॉडल को हम पूरे देश भर में ले जा सकते हैं. तो पहले जरूरत था कि एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाए. तो शुरुआत में तो पीने का पानी नहीं था, तो हमने 1.5 करोड़ लीटर पानी दे दिया. उसके बाद ये सोचा कि लोगों को ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, उनको कैसे समझा जाए. तो एक 360 डिग्रीज डेवलपमेंट का हमने काम किया. हमने पानी के ऊपर काम किया, हमने इनकम के ऊपर काम किया, हमने एजुकेशन के ऊपर काम किया, हमने हेल्थ केयर के ऊपर काम किया. एक गलत फहमी में था कि मैं बड़ा होशियार हूँ और गांव में जाके मैं छोटा मोटा चेंज करूंगा तो गांव बदल जाएगा.
तो गांव में गया और गांव को समझा, तब मुझे ये समझने में आ गया कि गांव को तो बदल नहीं पाऊंगा, लेकिन गांव ने मुझे बदल दिया। पहले तो अनलर्न करने की जरूरत थी, मेरी चाय के कप में जितनी चाय थी उसको फेंकने की जरूरत थी। और तब मुझे लगा कि ये मैं अब समझ पा रहा हूँ कि गांव के इश्यूज क्या है। और जो हम दूर से देखते हैं शहर में बैठ के या पेपर्स में पढ़ के, वो गांव के इश्यूज नहीं है। गांव के ऊपर मैंने समझना शुरू किया और वहां पे एक आंदोलन चालू कर दिया दारूबंदी का, क्योंकि वहां दारू खूब चल रहा था। और जैसे दारूबंदी का सक्सेसफुल आंदोलन हुआ कि टोटल दारू बंद हो गया, तो जितनी स्त्री थी, जितने युवा थे, ये सब मेरे साथ जुड़ गए। फिर ये एक प्रोजेक्ट न होके, एक मिशन न होके, ये एक मूवमेंट बन गया, लोगों का मूवमेंट अपनी जिंदगी बदलने का। तो लोगों को मेरे ऊपर विश्वास भी आ गया कि ये भाई जो आ रहे हैं 550 किलोमीटर दूर से, ये पैसे के लिए नहीं आ रहे, वोट के लिए नहीं आ रहे, नोट के लिए नहीं आ रहे। तो उनके माइंड में समझ में आ गया कि ये एक पागल आदमी है, इसलिए आ रहा है इतना काम करने दूर से। और जैसे मैं पागल बन गया, वैसे सबको मेरे ऊपर विश्वास आ गया। तो फिर मुझे लगा कि अगर हमको इस तरह करना है, तो किसान की जो मैं शुरुआत में सोच के गया था कि किसान की जिंदगी बदलनी है, तो उसमें 2 स्टेप हो सकते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि जहां पीने का पानी नहीं था, वहां पानी बढ़ाना बहुत आवश्यक था। अब शुरू कर सकता है। तो पानी के ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी था। और किसानों का, हम लोग विलेजर्स का हमें कॉन्फिडेंस आ चुका था, तो हमने सबको साथ में जोड़ा और फिर वहां पे पानी पे काम करने लगे। तो पहले एक्सपर्टाइज ले ली थी पानी की, काफी पानी के एक्सपर्ट्स को लेके स्टडी किया कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। और धीरे धीरे हमने पानी का काम शुरू कर दिया। तो 70 किलोमीटर हमने नदी बनाई। फिर That's 70 yeah. किलोमीटर ये जो नदी थी वो हमने नदी बनाई, डीपनिंग किया, वाइडनिंग किया। और तालाब जितने थे 162 हमने तालाब बनाए। वो भी इस प्रकार से देखिए आप कि किस प्रकार से हमने श्रमदान करके, लोगों को साथ जोड़ के, अपनी जिंदगी का अमूल्य समय वो 45 दिन तक 8-8 घंटा रोज काम धूप के अंदर करते थे, 45 डिग्री की टेम्परेचर के अंदर। रात को 2-2 बजे तक हम लोग कि नदी के अंदर काम करते थे, सारे मशीन्स भी लेके आए, श्रमदान भी किया। और इस तरह से हमने 222 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा कर दिया। तो पानी इकट्ठा कर दिया तो उससे जो पूरा एरिया जहाँ पे सूखा था, जहाँ पे डिप्रेशन था, जहाँ पे 3,500 रुपए की इनकम थी, जहाँ लोग सोचते थे कि वो क्यों जी रहे हैं, ऐसी जगह में जान आ गई, प्राण आ गया, चेतना आ गई। और फिर ग्रीनरी हो गई, फिर नए नए पेड़ लगने लगे, फिर नई नई चीजें होने लगी। और ऐसा भी नहीं था कि हम लोग जहाँ के चैरिटी करते थे, डोनेट करते थे, किसान सारे जुड़ गए हमारे साथ। उन्होंने श्रमदान भी किया, 13.5 लाख रुपया इकट्ठा भी किया। बाकी हमने सरकार से स्कीम में से पैसे लिए। इस तरह से धीरे धीरे हमने काम शुरू करके सबसे पहला जो काम किया वो पानी के ऊपर काम किया। और पानी आने से पूरा डिप्रेशन खत्म हो चुका और लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब हम कुछ जीवन में कर सकते हैं। तो एक हमारे मुक्तेश्वर जी हैं वहां पे किसान, उसको हम जरा सुनते हैं कि उन्होंने पानी के बारे में क्या कहा। हमारे गांव में जो ग्लोबल वर्ली की टीम ने जो वाटर से डेवलपमेंट का काम किया है, उसकी बदौलत हमारे गांव में अब बहुत पानी है। पहले हमारे गांव का जो पानी था वो 400 से 500 फीट तक था। अभी वो काम होने के बाद हमारे गांव का पानी का लेवल 50 से 70 फीट तक आ गया है। उसकी बदौलत हम लोग अब अच्छी फसल उगा सकते हैं। तो इस तरह से पानी का काम करने के बाद हमें समझ में आ गया कि पानी जो है ये तो सिर्फ पीने के लिए है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो इनकम बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम किसानों के साथ गए। उस समय याद रखिए 2018 में बहुत सूखा पड़ा था और सूखे में हम किसानों के पास गए और उनको कहे कि हम कहीं से भी पानी का बंदोबस्त करेंगे। अब इतना सेविंग हो गया है, अब ये सारे चीज हो गई है, पानी का लेवल ऊपर आ गया है। तो हम जो अभी आपका जो क्रॉप है, जो कि कॉटन और सोया था, कॉटन और सोया के अंदर करीब 10,000 रुपये की एकड़ की इनकम होती है।
10 से समझ लीजिए कुछ अच्छे किसान हो तो 20,000 तक। हमने ये कहा कि हम 20,000 की इनकम जो है इसको बढ़ाना चाहते हैं, और हमने किसानों को ये सजेस्ट किया कि आप अपने खेत में जहाँ कॉटन और सोया लगाते थे उसके बजाय आप फल के पेड़ लगाएं। हमने एक टीम बनाई, टेक्निकल टीम, उसमें एग्रोनॉमिस्ट थे, उसमें कॉलेज के साथ हमने एग्री यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू किया, केवीके के साथ एमओयू किया, एग्रो इंडस्ट्रीज को साथ में लाके एक टीम बना के पूरा प्लान किया कि वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो पानी है, इसको हम कैसे यूटिलाइज करके फ्रूट के ट्रीज लगाए जाए। क्योंकि हमने 3 उसमें गैप रखे। पहला गैप ये था कि फल के जब पेड़ लगाते हो तो उसका जो पौधा सैपलिंग जो आप लेते हो वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो आपको फल ठीक नहीं मिलेंगे। तो हमारी टीम पूरी इंडिया में घूमी, नर्सरी टू नर्सरी घूमी, एंड वी चोज द बेस्ट सैपलिंग्स दैट आर पॉसिबल, और फिर वो हमने किसान को दिया जिससे प्लांट बेटर हो। तो फर्स्ट चीज क्या किया, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करा के एक अच्छी क्वालिटी का हमने उसको प्लांट दिया। सेकंड ये था कि जो ट्रेडिशनल पारंपरिक खेती थी उसके में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐड की। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो ये किया कि पहले तो ये 1.5, 2, 3 एकड़ के अंदर जो फल होते थे उसको बेचने अगर जाओ मार्केट में तो कोई सुनता नहीं था, कोई रेट आता नहीं था। लेकिन हमने लाखों पेड़ जब लगाए तो मार्केट हमारे गांव में आ गए, सारे होलसेलर आ गए और बोले सर हमको दो, सर हमको दो। जो 10-12 रुपए का पपैया था वो अभी 20, 25, 28 रुपए में बिकने लगा। तो ये 3 टेक्नोलॉजी हमने जब किया तो किसान की इनकम बहुत बढ़ गई। और चौथा स्टेप जो इसको हम करने जा रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू एडिशन, फॉरवर्ड लिंकेज इसका जो काम है उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाएंगे, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करेंगे, पैक हाउस करेंगे। तो ये 4 स्टेप करने से किसान की इनकम जो 10 से 15,000 थी वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए हो गई। तो पहले साल में हमने 11.87 लाख फल के पेड़ लगाए। इस साल कोरोना होने के बावजूद हम 20 लाख के ऊपर पेड़ लगा चुके हैं। सो 3.2 मिलियन फ्रूट ट्रीज हमने लगा दिए, इनकम 20 टाइम्स ज्यादा हो गई। सो नाउ वी आर टॉकिंग स्केल एंड नाउ वी आर टॉकिंग स्पीड। अगर देश को बदलना है यू विल नीड स्पीड एंड यू विल नीड अ स्केल। तो इसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है। अभी ये सक्सेस देखने के बाद पूरे देश से लोग आ रहे हैं और कहें कि हम भी अपने एरिया में करना चाहते हैं। तो इन दिस ईयर वी विल बी डूइंग 2021 करीब करीब 9 से 10 स्टेट्स या एरियाज के अंदर हम लोग ये मॉडल को तैयार करेंगे। ऑलरेडी मध्य प्रदेश में हमने 2.5 लाख पेड़ लगा दिए हैं। अभी यूपी से, आसाम से, तमिलनाडु से, बिहार से, गुजरात से, महाराष्ट्र के अन्य जगह से लोग आ रहे हैं कि हमको भी यही काम करना है। सो वी वांट टू क्रिएट मोर मॉडल्स ऑफ दिस। सो पहला स्टेप था प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाना, जो हम बना चुके हैं। दूसरा स्टेप है इसको रेप्लिकेट और स्केल अप करना है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है कि देश की इकोनॉमी बढ़ाए। मैं आपको एक सिंपल फिगर कहता हूं आशीष, जो एस्टोनिशिंग है। ये इंडिया के अंदर 4.37 करोड़ परसेंटेज लैंड जो है वो फ्रूट प्लांटेशन में है, 4.37। और चाइना के अंदर 13.95 है, विच इज व्हाई इट इज द नंबर 1 एक्सपोर्टर, नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट। अगर द कंट्री और द गवर्नमेंट टेक्स अप इटसेल्फ कि मैं 11% कर दूंगा, 4.37 का 11% अगर करता हूं और 2 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम अगर उसमें आती है, तो the increase in revenue of the country will go up by 6 lakh crore rupees, which means it's 3% of the economy or 40% of the rural economy. इतना बड़ा impact आ सकता है देश के ऊपर। So we are trying to institutionalize the model. I went and met at the Prime Minister's office. मैं यूनियन मिनिस्टर को मिल के आया, मैं कुछ चीफ मिनिस्टर्स को मिला, मैंने और टॉप ब्यूरोक्रेट से डिस्कस किया। So we are working towards how to change this country by using this model. Mayank, I was, attending a seminar in Bangalore, and Azim Premji had been called for the seminar. And one of the things people asked him is, why aren't you having anything to do with the government? And Azim Premji said, why aren't you doing anything? People asked Azim Premji, why are you not doing anything with the government? And Azim Premji said,
He said we have achieved something primarily because we didn't depend on government. See, so when I look at your model and मैं देखता हूँ आपने क्या है कि when people have seen what you have achieved in Parli, right? And the people, as you said, I've read that booklet of yours. उसमें बताया गया है कि people in the nearby districts have automatically started coming and finding out because word of mouth travels faster than anything else. So when individual interest gets involved, farmers themselves say कि अपने को ये model adopt करने का है, it will happen. It will happen. And I believe you've already achieved considerable success. You're going into Madhya Pradesh now. So can you tell us something about your Madhya Pradesh, what you're trying in Madhya Pradesh as well? This model that we are doing in Marathwada is a bottom up model. किसानों को लेके सरकार की बिना हेल्प लिए हमने जो किया है वो किया है, लेकिन मैं मैन इन हरी हूँ। वो ऐसा है कि वो जो मैराथन रेस दौड़ते हैं ना, तो लास्ट के 300-400 मीटर बहुत फास्ट दौड़ते हैं। तो मेरी लाइफ के लास्ट के 400 मीटर्स हैं, तो मुझे फास्ट दौड़ना है। तो जो ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है कि कुछ लोग आ रहे हैं फिर अपने एरियाज में कर रहे हैं, to my mind that's a very slow growth of I am not satisfied with the speed. Okay. अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉलिसी बनवा के उसको पुश करूं, and I think I will be able to do that, so the speed will multiply by thousands of times. Okay. And funds will come in, policies will come in. I know there is a big headache working with the government, but so be it, for the betterment of the country. If I have to अपना ईगो खा के अपना इंसल्ट लेके भी अगर करना है तो करेंगे ना यार, देश के लिए कर रहे हैं। तो सरकार के साथ काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके जो जो इश्यूज है उसको हम हैंडल करेंगे, बट जहां तक हो सके। और ये भी नहीं है कि हम सरकार के साथ काम कर रहे हैं और प्राइवेट के साथ काम नहीं कर रहे। वी आर डूइंग बोथ, विच एवर वर्क बोथ विल वर्क। जैसे मध्य प्रदेश सरकार से मैंने कहा था पॉलिसी चेंज कर दें, तो उन्होंने पूरी पॉलिसी चेंज कर दी, उन्होंने पूरा वर्किंग चेंज कर दिया, उन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई, मैं टास्क फोर्स के अंदर आ गया और वहां पे बहुत कुछ फास्ट काम होने लग गए। सो आई एम ट्राइंग ऑल काइंड ऑफ मॉडल्स। वी डोंट नो व्हिच इज द ओनली वन व्हिच विल सक्सीड, एंड इन अ कंट्री एज वास्ट एज इंडिया यू कांट वर्क विद वन मॉडल, यू विल हैव टू हैव मल्टीपल मॉडल्स, some supported by government, some private, some individual. So it will have to be always. I don't close my doors to anything. Now coming to the recent farm laws that the government has passed in parliament, how much do you think it will help you, especially in the marketing and the other aspects of it to the supply chain? See, my views on farm law is little different from what you hear on television or you see in newspapers. There was a great amount of stress in this country, economic stress. And in 1991, under the leadership of Narasimha Rao, Manmohan Singh opened up the complete economy. तो उस समय भी लोग कह रहे थे कि अरे बाप रे सत्यानाश हो जाएगा, फॉरेन से लोग आ जाएंगे, इस देश की सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी, लोग इसको टेक ओवर कर लेंगे। मुझे याद है कि 7 से 8 भारत बंद हुए थे डिक्लेयर, और बहुत हुल्ला हुल्ला हुआ था कि वी हैव सोल्ड द कंट्री टू द फॉरेनर्स। लेकिन आज अगर हाइंडसाइट में देखते हैं तो इन द लास्ट 20 years the economy has grown tremendously because of the opening up of that economy. Correct. To my mind, these farm laws are the same as opening up the agriculture sector. बहुत सारे नए प्लेयर्स आएंगे एंड कंपटीशन बढ़ेगा और बहुत बेनिफिट्स होंगे। ऑल काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स विल बी मेड बिटवीन द फार्मर्स एंड इंडस्ट्री, and there will be new technology will come in, new knowledge will come in, the world's best will come in. So in a way I am very very happy that what has happened. Of course there will be initial challenges and initial teething trouble, Yes. पर मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा। only with one rider. ये राइडर ये है कि जो छोटे किसान है 1 एकड़ 1.5 एकड़ वाले, उनको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो छोटे किसान इसमें गुम हो जाएंगे। But अभी सरकार is also trying to promote FPOs and things like that. So I think if the farmers come together on some platform, then it will be beneficial completely to our farm sector, and I expect agri sector to lead this country's growth. One thing that I have noticed in the book that I read about Parli, that you have gone and used literally ultra sophisticated technologies on the marketing side. I mean, you're planning to use even algorithms
to get your market intelligence. I thought that was wonderful because on one side you're dealing with people, going and helping, stopping the liquor problem that they had in the villages, and on the other side you've got these algorithms that you want to deploy and to get market intelligence. ये काफी widespread, very wide ranging reform and very wide ranging activity you have done. Ashish, this is called global Parli. So while the people of Parli are there, we will bring the globe here. And we should use the best knowledge, best technology from all over the world. Now we are tying up with Netherlands and Israel to bring in the best technology for planting materials. Okay. Then what we have done is we have tied up with a satellite. So every 5 days it takes around and it maps the farms that we have got and gives through an algorithm कहाँ पे पीला हो गया, कहाँ पे plant healthy है. So we are using predictive analysis, we are using cloud, we are using IoT, we are using all kind of everything. And so we must use the best for the farmers. The world is gone ahead and we should not be lagging behind. And we are there as intermediaries to support the farmer by getting the best technology. One more thing I wanted to talk about was you've done a lot of work in animal husbandry. You've done work in when I had come and visited you. I had come and visited you in April, I think, last year. And what I saw was there was activities going on in animal husbandry. You were working to, initiate women's industries. So it's a lot of things that are happening there. Yeah. We are working on, like I told you, on a 360 degrees development. We work on water, we work on livelihood, we work on education, we work on healthcare, we work on skill development, we work on capacity building, we work on empowering the people there. So it's a complete 360. Ashish, when you come to a village, you will realize that villages are like a multiple organ failure. If you work on the heart, the liver will pull away. If you work on the liver, the lungs will pull away. So if you really want some output or betterment of the lives of the people, you have to work on all 360 degrees development, which means everything. So I just wanted to ask Mayank a couple of more questions, which is, regarding the mass plantation project. Now he planted these trees and they were getting the saplings from all over the place. When you actually implemented it, what problems did you have in the plantations activities, man? No, we were ready with the training because there were two things. One was the material and one was the training. We were ready with both. So really the mortality of these trees has been extremely low. Okay. Another thing which I thought I will share with the listeners is that the biggest elephant in the room is climate crisis, which we are not addressing. But if you were to grow lakhs of trees like this, so you would have global warming would reduce, they will throw more oxygen, attract monsoon, the leaves, when it falls, create biomass, the roots will hold the topsoil, take the water down. And most importantly, one tree can feed lakhs and millions and crores of bioorganisms, insects, birds. And so really when you are planting trees, you are planting lives. And to my mind is my biggest satisfaction that I am with one tree, I am planting crores of lives. And with lakhs of trees which I have planted, I think it is hugely beneficial to environment, to nature, and to climate. One of the things that you have said, Mayank, is that when it comes to farmers, training. You've been constantly, talking about training. And one more thing is, when I came there, I saw that you actually training these people. So, how you've held a number of training programs, and when you scale this model, how do you plan to implement this training across the places where you are active right now? So we have now built a technical team, very strong technical team. Right now, fortunately, the internet allows us to do training online. And we have now started making a lot of training films. So through WhatsApp, we just send it. It's there on our website. People just need to go there and go to the training film and understand. We are working on a 24/7 helpline, so anybody can call up at any time. And if they have a problem with their disease or pest or when to do the cutting, how to do technical problems, we have a helpline which will support them. So we are focusing on training completely.
Okay. Now we'll just come to the last questions that I have on this. So how long do you think it will take for this thing to become a phenomenon all across the country? That is, you're working on it, I know, but what is the time frame you have in mind? I feel that this would have got its own momentum in the next 5 years. Then I may not be needed. Then there will be models created. There'll be electronic things. There'll be training films. It will operate on its own. This is what I am hoping that it will happen. Already we are seeing that various groups are coming from all over. We are giving them a guideline or a standard operating procedure. We are giving them training material, and we are keeping a 24/7. So the whole SOP is ready. So it may take a few more years in different parts of the country for this to happen, because this is a very, very challenging country, and every aspect is very different. And what is the challenge in Assam may be a challenge in Uttarkashi, may be a different challenge in Kerala. But Yeah. we'll have to be nimble, we'll have to be smart, and we'll have to find solutions. Yes. Excellent, Mayank. You know, your thing has, I hope that it's done much better than it's been doing, and it will catch steam. And, we are very happy to be associated with you. Construct Maharashtra is very happy to be associated with you, and we will do everything possible to promote what you're doing. Thank you so much for your Thank you. Thank you to all those who are time. viewing me. Thank Thank you you. so much. Thank you. Bye.